भानु प्रताप जी, एक सवाल है मेरा कि एक तरफ जो है देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी का एक नया आवास बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें कई करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं कि क्या इस अवधि के अंदर जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट को चलाना सही लगता है आपको? मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होगी। पूरी दुनिया देख रही है और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं रही है। शुरू में भी जिस समय दिल्ली हाई कोर्ट में था, दिल्ली हाई कोर्ट से मसला लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में और उसको एक तरह से परमिशन दे दी और यह लगातार चल रहा। और इन हालात में, आज के इन हालात में हर किसी को आप देखिए कि देश को भिखारी बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भिखारी बना दिया हर जगह से कि ये वहां से ऑक्सीजन आ रही है, वहां से कंसंट्रेटर आ रहे हैं, वहां से ये आ रहा है, किट आ रही है, वहां से दवाई आ रही है। ये स्थिति बना दी गई है और ऐसी स्थिति में 20 से 22 हजार करोड़ की लागत का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नई संसद बननी है, प्रधानमंत्री का नया आवास बनना है, उपराष्ट्रपति का आवास बनना है और राजपथ के दोनों तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे उसमें आपके निर्माण भवन हो, चाहे उद्योग भवन हो, चाहे कृषि भवन हो, उपराष्ट्रपति का घर हो, और कहां तो यह भी जा रहा है कि इतना शानदार बना हुआ विज्ञान भवन उसको भी तोड़ने की स्थिति है। और इधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो म्यूजियम है, अब जो स्थिति है उसको तोड़ा जाएगा, इधर कृषि भवन जो है उसको तोड़ा जाएगा। यह स्थिति है। क्या यह जरूरी है? आज के समय में इंसान जब होता है तो वो अपनी प्रायोरिटी देखता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, इस समय क्या है। आप देश के लिए बात करते हो, आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप देशभक्ति की बात करते हो, उस समय आपको नहीं दिखता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या इस समय देश में नए अस्पताल बनाने, दवाइयों की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करनी, ऑक्सीजन की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था करनी, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था करनी, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी, इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, या प्रधानमंत्री को अपना घर बनाना है, प्रधानमंत्री आवास बनाना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाना है? मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेशर्मी की, बेरहमी की, बेदर्दी की और जनता के प्रति नकारात्मक रवैया कोई और हो नहीं सकता। मैंने तो कम से कम दुनिया में देखा नहीं। हालांकि एक बड़ा एक मशहूर वो है, कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। इसको ऐसा कह सकते हैं भारत के विषय में अगर कहना हो कि जिस देश में सांसों के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर थ्री व्हीलर में और गाड़ियों में मर रहे थे, उस समय मोदी जी अपने घर का निर्माण करने में व्यस्त थे। यही कहा जा सकता है। बनारस, प्रधानमंत्री बनारस से है ना सांसद, बनारस की क्या स्थिति है? जितनी लाशें जलती थी आज उससे 3 गुना लाशें जल रही हैं। इसका एक उदाहरण इसी तरह से समझ लीजिए कि वहां पर एक शमशान घाट और बनाया गया बनारस में। यह स्थिति है, मतलब लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, यह स्थिति, लकड़ी नहीं मिल पा रही है। और प्रधानमंत्री कहां है? अब नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री, न मुझे यहां कोई बुलाया है, न मैं यहां अपने आप आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा के सपूत, या और कुछ कहूं आपको इस साल, शायद सपूत तो तुम हो नहीं, पर कुछ और कहा जाए, पर मैं कहूंगा नहीं, वो शायद मेरी सभ्यता में नहीं है। लेकिन मां गंगा को मां कहने वाले आज मां गंगा दिखाई नहीं देती। हजारों लाशें उस मां गंगा में बहाई जा रही हैं, आपको नहीं दिखाई देती। जब आप बॉम्बे में जाके समुद्र के किनारे वो कचरा चुनते हो जो आप ही के द्वारा फैलाई गई नौटंकी थी और वो शूटिंग सब हो रही थी, वो बोतलें उठाते हो, वहां जाके बनारस के घाट पे फावड़ा लेके वो काम करते हो, आज नहीं दिखाई देता बनारस कि बनारस की क्या स्थिति है। आज नहीं दिखाई देता कि बीएचयू में जो हॉस्पिटल है वहां की स्थिति कितनी भयानक और लोगों की स्थिति क्या है, नहीं दिखाई देती है।
दिल्ली में नहीं दिखाई देती प्रधानमंत्री जी को। तो ये स्थिति है। तो इन हालात में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लगातार चलाए रखना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उसको खुली छूट दे देना, मैं समझता हूं ये इस देश में, देश के लोगों पे जले पर नमक छिड़कना नहीं, कटे पर नमक छिड़कना नहीं, नमक छिड़ककर उसको हाथ से रगड़ना और लोगों के दर्द पर खुश होना, लोगों की मौत पर खुश होना। लाशों पर राजनीति हमने पहली बार देखी है अपनी जिंदगी में। इस देश में ऐसी राजनीति हमने नहीं देखी। शायद इसीलिए लोग सही कह रहे हैं कि भैया इनके मुंह तो खून लगा हुआ है। वो गुजरात दंगों से लेके आज तक लगा तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इनकी आंखों के सामने मर जाए, कुछ नहीं इन्हें फर्क पड़ता, सब सामने दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री कहां बिल में घुस गए हैं अता पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री, मतलब अजीब स्थिति है। प्रधानमंत्री जो भाषा बोलते हैं उनको जरा भी लज्जा नहीं आती है, जरा भी शर्म नहीं आती है, उनके चेहरे पर जरा भी ये चीजें झलकती नहीं। जितना पैसा तुम लगा रहे हो सकता है तुम्हारे पास पैसा है, हम भी जानते हैं, देश को जितना लूटा है तो पैसा तो है तुम्हारे पास में, लेकिन वो पैसा इस समय जरूरत किसके लिए है? इस समय दवाइयों की जरूरत है, इंजेक्शंस की जरूरत है, इस समय बेड्स की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, इस समय आईसीयू बेड्स की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। उन सारी चीजों पर पैसा खर्च कीजिए ना। लेकिन आप कहां कर रहे हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। वो नहीं हो जाए 2022 तक आप बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का घर बन जाए। अबे 15 एकड़ में जो घर है ये छोटा है क्या? इससे भी ज्यादा कुछ है। मतलब सत्ता की हवस, तुम्हारी सत्ता की हवस ने पश्चिम बंगाल के हालत बुरे कर दिए। वहां कोरोना की क्या हालत आप जानते हो। पहले बिहार में करवाया था, बिहार में आज क्या हालत है, गांव गांव में क्या स्थिति है, अब सब समझ रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा। गांव में तो कोई है ही नहीं, शहरों की हालत बुरी है तो गांव को तो कहीं गिनती में नहीं है। पश्चिम बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करा के जो गांव गांव में कोरोना फैला दिया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? योगी सरकार, मोदी सरकार, इलेक्शन कमीशन, कौन जिम्मेदार है? यह है स्थिति। 800 टीचर मर गए। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, 800 नहीं 850 टीचर्स मर गए। 850 टीचर्स मर गए। किसमें मर गए हैं? उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में। ऐसी ऐसी स्थिति है कि वो बेचारा कोरोना से तड़प रहा है और उसे छुट्टी नहीं दी जा रही। लिस्ट दी है जो टीचर्स की एसोसिएशन है, जो शिक्षा मित्र हैं उनके, और हालत भयानक। लेकिन आपको शर्म नहीं। आप क्या है? शर्म क्या है आपको? आंकड़े छुपाना। और मीडिया, अभी 2 दिन पहले शायद योगी जी यहां आए, कल या परसों शायद आए नोएडा में, और मीडिया वालों को बुला के, अपने जो मीडिया वाले उनको हेडलाइंस दे दी, इतने बेड बना दिए गए, 700 से 7000 बेड कर दिए गए, और कोरोना पर कंट्रोल किया जा रहा है, और गवर्नमेंट एक्शन। अरे यार, नोटंकी करना, ये स्थिति है। और जो बोले उसके खिलाफ एफआईआर। जेवर में आप देख रहे हैं, मेवला गोपालपुर में एफआईआर कर दी गई लोगों के खिलाफ। प्राथमिकता क्या कहती है सर, इंसानियत या फिर सेंट्रल? नहीं, मैं तो समझ, देखिए इस देश में इंसानियत अगर किसी में बची है तो उन लोगों में बची है जो लोग ऐसे समय में किसी की भी मदद कर रहे हैं, चाहे खाने में, चाहे दवाइयों में, चाहे ऑक्सीजन देने में। और इसमें अगर सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो है सिख समाज का। चाहे वो यूनाइटेड सिख वाले साथी हों, चाहे खालसा एड वाले साथी हों, चाहे दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के साथी हों, ये वो लोग हैं जो ऐसे समय में अपनी जान हथेली पर लगकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आपने खाने का लंगर सुना, लेकिन आपने ऑक्सीजन का लंगर सुना? लेकिन इन्होंने सिद्ध करके दिखाया, हमारे सिख समाज के भाइयों ने। वो चाहे आपका है इंदिरापुरम गाजियाबाद के इंदिरापुरम का जो है गुरुद्वारा हो, चाहे आपका जो गुरुद्वारा रकाबगंज हो जहां 400 बेड का वो सब उन्होंने लगाया ऑक्सीजन। आप देखिए ऑक्सीजन लंगर। और आप देखिए जम्मू में सरकार जो दवाइयां पहुंचा रही है लोगों के पास, उसके लिए कौन किसकी मदद ले रहे हैं? खालसा एड के लोग पहुंचा रहे हैं, वो पूरी किट बना के। ये स्थिति है। और इसके अलावा वो सारे लोग, चाहे कोई भी वो कांग्रेस के श्रीनिवास हैं, क्या हैं, चाहे सोनू सूद हैं, और चाहे जो है दिलीप पांडे, कोई भी व्यक्ति रहे हों, हर उस व्यक्ति को मैं नमन करता हूं
जिन लोगों ने इस सारे भयानक महामारी के समय में लोगों की मदद की है, उनकी वजह से अगर एक व्यक्ति की बेजान बची है, मैं समझता हूं उनसे बड़ा कोई, उनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। तो एफआईआर करा रही है। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी कि सरकार उनके खिलाफ एफआईआर करा रही है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करा रही है। और दुख की बात यह है कि हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट इस बात में बात कर रही, ये क्या तरीका है यार। अरे ऐसे समय में जब सरकारें मदद नहीं कर रही, सरकारें पूरी तरह से फेल हैं, लोगों को मरते हुए देख रही हैं, सांसें, लोग भीख मांग रहे हैं सांसों की, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऐसे में कुछ लोग मदद कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और मैं आपको ऐसे में एक चीज और बड़ी यहां याद दिलाना चाहूंगा, बहुत मतलब ये आपने उदाहरण नहीं देखा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है तो आप बताएं, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। लेकिन जिस मुस्लिम समाज के प्रति जबरदस्त तरीके से घृणा फैलाई गई, ये सरकार ने फैलाई, हिंदू मुस्लिम कराने की जो बात करी, उसी मुस्लिम समाज के लोगों ने एक व्यक्ति ऐसा जिसने 60 से ज्यादा हिंदू समाज के लोगों की जो कोरोना से मौत हुई, उनका अंतिम संस्कार किया। आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा। एक उदाहरण आप मुझे नहीं बता सकते कि किसी हिंदू ने मुस्लिम समाज के व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया हो, लेकिन यह उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने, सिख समाज के लोगों ने हिंदुओं का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के हिसाब से, उनकी रीति के हिसाब से किया हो। उन सब लोगों को नमन, आपके माध्यम से उन सबको मेरी शत शत नमन, सर झुका के नमन करता हूं मैं ऐसे लोगों को। यह है स्थिति। और एक तरफ ऐसे लोग हैं और एक तरफ सेंट्रल विस्टा वाले, आपके बेरहम और बेदर्द प्रधानमंत्री हैं। और अफसोस इस बात का देखिए किस तरह से मैनिपुलेशन है कि इस चीज को जो सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे हैं उसको इसेंशियल सर्विसेज में है। इसेंशियल सर्विसेज जो है, यानी ये सारी चीजें जो बने ही, क्या ये इसेंशियल सर्विस है? इसेंशियल आवश्यक क्या है इस समय? आवश्यक है दवाई, डॉक्टर, अस्पताल, ऑक्सीजन, लेकिन वो इसेंशियल में नहीं है। 180 गाड़ियों की परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी हुई है इनके लिए, मजदूरों को लाने ले जाने के लिए। अजीब है, कमाल है साहब, सत्ता का इतना दुरुपयोग, लोगों के प्रति इतना नकारात्मक रवैया, इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया, उदासीन रवैया, और लोगों को मरते हुए देखना, ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं देखा जो मोदी सरकार में देखना पड़ा।